हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू इनसाइड क्लासेस फ्रॉम सेक्टर 13। इनसाइड क्लासेस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो ना ही सिर्फ 9 to 12th क्लास की आपके बेसिक्स को कवर करता है, बट इसी के साथ साथ आपको आपके एग्जाम यानी कि कंपटीशन के लिए भी तैयार करता है। अगर मैं बात करूं कि इनसाइड क्लासेस में 11 to 12th कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स सभी एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती, जैसे हम मोस्ट ऑफ द एरियाज में देखते हैं कि बच्चा स्कूलिंग भी जा रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है और फिर पजल्ड है। तो आपकी यही पजल, यही कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए इनसाइड क्लासेस आपके लिए ये प्लेटफॉर्म लेके आया है सेक्टर 13 भिवानी। विजिट जरूर कीजिएगा। आज हम एक एनडीए का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये कौन से सेगमेंट से टॉपिक है आपका? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसको कवर करेंगे आज। इंटीरियर ऑफ अर्थ में आपको पता है अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स होती है? 3, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कैसे पता चला कि ये 3 लेयर्स हैं? बताओगे कैसे पता चला? अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स है ये पता करना है, तो आप कैसे करेंगे? देखो, दो ही चीजें हो सकती हैं। ये अर्थ है, ये कंप्लीटली अंदर से एक ही लेयर हो सकती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, होमोजीनियस ही नहीं है। इसके अंदर कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स हैं। बाहर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट, बीच वाली लेयर दैट इज कॉल्ड एज मेंटल, एंड अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? कोर। सवाल उठता है, ये हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर 3 लेयर्स होती है? बताओ, आपको टास्क दूं मैं कि अर्थ के अंदर क्या है ये पता करो, तो आप कैसे पता करोगे? हेडिंग डालते हैं इसकी, सोर्सेस टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये नो है, ठीक है, नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। बताइए, पहला काम क्या कर सकते हैं आप? खुदाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइनिंग या फिर ड्रिलिंग। पहला काम क्या करेंगे आप? माइनिंग या फिर ड्रिलिंग। लेकिन अगर मैं बोलूं माइनिंग और ड्रिलिंग से तो आप 12 से 13 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अर्थ का रेडियस तक तो मैं जाऊं तो 6400 किलोमीटर है। कैसे पहुंचेंगे? पूरा पता चला अर्थ के इंटीरियर के बारे में? नहीं पता चला ना, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करना पड़ेगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम, बताओ? या तो हम खुद अर्थ के अंदर जाए, या अर्थ के अंदर जो है उसको बाहर ले आए, तो पता कर सकते हैं अर्थ के अंदर क्या है। अब अर्थ के अंदर जो है उसको बाहर ले आए, उसका तरीका क्या है? वॉल्केनो। क्या तरीका है उसका? वॉल्केनो। ठीक है, तो वॉल्केनोस, वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन वॉल्केनो कौन सी लेयर से आता है आपको पता है? मैग्मा कौन सी लेयर से आता है? मेंटल से आता है। तो सिर्फ तो हम मेंटल तक पता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली डेप्थ में पता। चलो, तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि अर्थ जैसी ही उसकी कोई जुड़वा होगी। ठीक है, अर्थ जैसी उसकी जुड़वा कौन है? देखो, हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स जब बना था वो एक छोटे से पार्टिकल से बना था। आपने बिग बैंग थ्योरी सबने सुनी है ना? ठीक है, एकदम से एक छोटा सा पार्टिकल था पूरे ब्रह्मांड में, उसमें विस्फोट हुआ 13 मिलियन साल पहले, और फिर उसके बाद क्या बन गया? कंप्लीटली यूनिवर्स बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी साइड में आपको मेटेरॉइड देखने को मिलते हैं, आप ये नहीं सुनते कभी कभी कि अर्थ से कोई ना कोई पत्थर टकराएगा, ठीक है, और अर्थ नष्ट हो जाएगी, या फिर पत्थर टकराएगा तो यहाँ पे लोगों को खतरा है, ऐसा सुनते हैं ना हम ये सारी बातें। तो जो आपके मेटेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ पे टकराते हैं, तो हम उसकी स्टडी से भी पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या रहा होगा। लेकिन ये भी हमें कंप्लीट जानकारी नहीं दे सकता। दो ट्विन्स एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना कंप्लीटली। तो दूसरा तरीका क्या हुआ आपका? मेटियोराइट। हाँ, ये वो आपका थर्ड तरीका हुआ। क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसके बाद ये जितने भी सोर्सेस थे, ये कैसे सोर्सेस कहलाते हैं? डायरेक्ट सोर्सेस। कैसे सोर्सेस कहलाते हैं? डायरेक्ट सोर्सेस, मतलब जो डायरेक्टली अर्थ के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन क्या इन तीनों से आपको पता चला? नहीं पता चला ना,
चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट सोर्स की तरफ। तो नेक्स्ट सोर्स आपके कौन से होंगे? इनडायरेक्ट सोर्सेस। टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए आपके इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात करते हैं। तो पहला अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल पुल, सुना है? दूसरा आपने सुना होगा मैग्नेटिक, और तीसरा है सिस्मिक। चलो पहले दो की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक की बात करते हैं। देखो आपको पता है ग्रेविटी किसका फंक्शन होता है? मास, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी, ठीक है। इसका मतलब पूरी अर्थ में जहां पर भी ज्यादा मास होगा वहां पर ज्यादा ग्रेविटी होगी। इससे मुझे ये पता चल सकता है अर्थ के अंदर मास कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, पता चल सकता है या नहीं पता चल सकता? लेकिन पूरी जानकारी तो फिर नहीं मिल रही है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड यानी आयरन, ठीक है, कि चुंबक कहां पर ज्यादा है, कौन सा मटेरियल कहां पर ज्यादा है, वो हमें पता चल सकता है कि मैग्नेटिक है या नहीं है। तो मटेरियल के बारे में हमें मैग्नेटिक से पता चल सकता है, लेकिन पूरी जानकारी तो फिर से नहीं मिली। तो जितनी भी आपको जानकारी है कि अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं, ये किससे मिलती हैं? आपकी सिस्मिक वेव से। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये सिस्मिक वेव्स क्या होती है? किसी को पता है सिस्मिक वेव्स क्या होती है? आपको तो पता है, मैंने तो क्लास लगा ली। बताओ सिस्मिक वेव्स क्या होती है? देखो सिस्मिक वेव्स होती हैं आपकी वेव्स प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक पता है? भूकंप। अब जब भूकंप आता है तो कुछ ना कुछ हलचल होती है अर्थ के सरफेस में। अर्थ के सरफेस में अगर हलचल होगी तो उससे क्या होगी? वाइब्रेशंस आएंगी, ठीक है। वो वाइब्रेशन, उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। क्लियर है? इन सिस्मिक वेव से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। हाँ, मीटेओराइट टकराएगा तो, ठीक है। सिस्मिक वेव्स नहीं, वो थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आती है तब। ओके चलो, तो ये समझ में आया यहाँ तक? एक बात अर्थक्वेक जब जब आएगा तब सिस्मिक वेव्स आएंगी, ठीक है। जब भी भूकंप आएगा हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक कैसे आएगा, ठीक है। आज मुझे वही टॉपिक स्टार्ट कराना था, बट आपको प्लेट्स की जानकारी नहीं है तो इसलिए एक बार ये रिमाइंड कराना है, ठीक है। तो अब यहां से मैम एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है? यहां से एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनता है कि आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, सिस्मिक और मेटेओराइट्स। तो कौन सा इनमें से है इनडायरेक्ट सोर्सेज? तीनों ही है, ग्रेविटी, मैग्नेटिक और सिस्मिक, तीनों ही हैं ऑप्शंस, और फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेज और कौन से क्या है आपके डायरेक्ट सोर्सेज है। क्लियर? चलो अब सिस्मिक वेव्स को डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया? सिस्मिक वेव्स कब आ रही थी, किससे प्रोड्यूस हो रही है? अर्थक्वेक से प्रोड्यूस हो रही है। अर्थक्वेक अर्थ के सरफेस पे आता है या इनसाइड से आता है? अंदर से आता है ना, ठीक है। तो लेट सपोज ये वो पॉइंट है जहां से क्या हो रहा है? अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो रहा है। अर्थक्वेक अर्थ के अंदर जिस पॉइंट से प्रोड्यूस होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं? फोकस या फिर, बोलो बेटा, हाइपोसेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, ठीक है। जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं। लेकिन ये अंदर तो रहेगा नहीं, ये क्या आएगा? अर्थ के सरफेस पे आएगा। तो इससे परपेंडिकुलर जो सीधी लाइन बने और अर्थ के सरफेस पे जाए, ठीक है। अब हम अंदर तो मेजर नहीं करते अर्थक्वेक को, हम क्या करते हैं? हम तो अर्थ के सरफेस पे बैठे, हम सरफेस पे मेजर करेंगे। तो अर्थ के सरफेस पे इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। क्या बोलते हैं हम इसको? एपी सेंटर। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। तो एपी सेंटर इज द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द फोकस और हाइपोसेंटर, ठीक है। लेकिन जहां से अर्थक्वेक आया था फोकस पॉइंट से, वहां से वेव्स आती हैं, ठीक है, यानी तरंगे आती हैं। अब ये तरंगे क्या आएंगी? इस तरीके से वेव्स आ रही है, ठीक है। अब ये वेव्स क्या सीधी सरफेस पे चली गई या अर्थ की बॉडी में भी रही?
बॉडी में भी रहे। तो यानी कि जो ये सिस्मिक वेव्स हैं ये दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो इसकी किसमें थी, बॉडी में थी, तो कौन सी वेव्स हो सकती हैं, बॉडी वेव्स। दूसरी सरफेस पे चली गई तो कौन सी हो सकती है, सरफेस वेव्स। तो सिस्मिक वेव्स कितनी तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक कौन सी हो गई आपकी, बॉडी वेव्स, और दूसरी कौन सी हो गई आपकी, सरफेस वेव्स। अब तुम सब समझदार हो, मुझे ये बताओ कि कौन सी वेव इनमें से यूजफुल है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए, बॉडी या सरफेस, बॉडी वेव, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बॉडी वेव्स को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे तो हम सरफेस वेव्स भी पढ़ेंगे, लेकिन जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे तब उसे पढ़ेंगे। बॉडी वेव्स कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। कौन कौन सी होती है, पी वेव और एस वेव, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव, यहाँ पे पी वर्ड से क्या मतलब है, प्रीवियस नहीं है बेटा, जिन्होंने पढ़ा है, हाँ, पी वेव और एस वेव। पी वेव का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी वेव, और एस वेव का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी वेव। प्राइमरी पहले करी थी तुमने या सेकेंडरी पहले करी थी, प्राइमरी स्कूल जाते हो पहले या सेकेंडरी स्कूल जाते हो, प्राइमरी। यानी ये क्या होंगी, फर्स्ट टू अराइव, सबसे पहले ये आएंगी, ठीक है। देन दे अराइव सेकेंडली। मैम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये पहले आती है ये सेकेंडली आती है, क्योंकि यही हमें हेल्प करेंगी अर्थ के इंटीरियर में बताने के लिए। कैसे करेंगी वो देखते हैं। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ किस में से ट्रैवल कर सकती हैं, ट्रैवल नहीं, ये सब में से ट्रैवल कर सकती है, ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही मीडियम से ये ट्रैवल कर सकती है। जबकि आपकी सेकेंडरी वेव जो है ये ट्रैवल करती है किसमें से, ट्रैवल ओनली इन सॉलिड, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल कर सकती है। और जो ये वाला पॉइंट है ना, यही हमें किसके बारे में बताता है कि अर्थ के इंटीरियर में 3 लेयर है। इस पॉइंट ने हमें हेल्प करी ये जानने में कि अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स थी, 3 लेयर थी। अब देखते हैं कैसे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का क्लियर हो गया, इस पे भी एमसीक्यू बनता है। चलो लेट अस सपोज ये वो पॉइंट है जहां से आपका अर्थक्वेक आया, ठीक है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमने हर जगह यूनिट्स लगा दी। अर्थक्वेक को मेजर करता है सिस्मोग्राफ, तो हमने हर जगह क्या लगा दिया, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सिस्मोग्राफ प्लेस कर दिया पूरी अर्थ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं किसके बारे में, देखते हैं एस वेव्स के बारे में पहले। ये जो पॉइंट है इससे दोनों ही वेव्स प्रोड्यूस होंगी, एस बी और पी बी, ठीक है। पी के बाद में बारे में पढ़ेंगे, पहले हम एस के बारे में पढ़ते हैं। तो एस वेव यहां से अराइज हुई, हमने देखा कि एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ 105 डिग्री तक जो सिस्मोग्राफ लगे थे वही रीड कर पा रहे हैं, उसके बाद एस वेव तो गुम, पूरी अर्थ पे एस वेव नहीं देखने को मिल रही। इसका मतलब क्या रहा होगा बताओ, एस वेव किसमें से पास करती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड। इसका मतलब इसके बाद क्या आ रहा होगा, लिक्विड या फिर गैस आ रहा होगा, ठीक है। अर्थ गैसियस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो अर्थ में क्या होगा, इसका मतलब अंदर हमें एक मोल्टन लेयर देखने को मिलेगी। क्लियर है, पता चल गया हमारे पास कितनी लेयर हो गई, 2 लेयर। यहां तक हमें सिर्फ ये पता चला हमारे पास कितनी लेयर्स है, 2 लेयर्स। तो ये जो सेकंड लेयर होगी ये क्या होगी आपकी, मोल्टन यानी कि लिक्विड लेयर होगी। इसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, मेंटल के नाम से जानते हैं। अब ये जो कंप्लीट रीजन है ये वाला, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, एस वेव शेडो रीजन। यहां पे एस वेव की शेडो नहीं पड़ती ना, ठीक है। तो एस वेव शेडो रीजन मतलब यहाँ पे एस वेव नहीं देखने को मिलेगी एक्चुअल में। क्लियर है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, एग्जाम में एमसीक्यू कैसे पूछा जाता है कि एस वेव्स कौन सी डिग्री के बाद नहीं देखने को मिलती, या फिर एस वेव्स का शेडो रीजन कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक बनता है, 105 से 105 तक। इसने हमें क्या बताया कि एक और सेकेंड लेयर होती है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी वेव्स रह गई अपनी, पी वेव्स। तो अगर मैं पी वेव्स देखूं तो पी वेव्स को हमने देखा, अब आप बताओ पी वेव्स पूरे अर्थ पे देखने को मिलेंगी, हमें तो यही लगता है भाई पूरी अर्थ में 3 ही नेचर हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर
गैस, तो तीनों में से कहीं पे भी होगी, ये तो सब में ट्रैवल करती है। लेकिन हमें देखने को मिला कि ऐसा नहीं है, हमें पी वेव्स 105 डिग्री पर देखने को मिली और यहाँ पर 105 के बाद 145 डिग्री तक देखने को मिली, यानी कि यहां तक देखने को मिली। ये वाला जो रीजन रह गया, ये वाला किस किस के बीच का रीजन है, ये आपका 105 और 145 डिग्री के बीच का रीजन है। ये क्या बना आपका, पी वेव शेडो रीजन। लेकिन अभी सवाल तो सॉल्व नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। चलो यहां पे तो हमने ये मान ली, ठीक है। हुआ ऐसा कि एक और लेयर थी अंदर, एक और लेयर थी अंदर, जिसकी वजह से आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है ना सबने, ठीक है। तो जब डेंसिटी चेंज होती है किसी भी चीज की, लाइट जब अलग अलग डेंसिटीज में ट्रैवल होती है तो जो लाइट का एंगल है वो शिफ्ट होता है या नहीं होता, होता है ना। सिमिलरली वेव्स भी जब अलग अलग डेंसिटी में जा रही थी तो उनका एंगल क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और इस एंगल चेंज की वजह से हमें वो पूरी अर्थ पे नहीं देखने को मिली। क्लियर है। तो इससे हमें पता चला कि अर्थ के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक और लेयर प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए। क्लियर है, समझ में आया हमें थर्ड लेयर कैसे पता चली। तो किसने बताया हमें अर्थ के अंदर 3 लेयर है, कौन सी वेव्स ने बताया, सिस्मिक वेव्स ने। किसने बताया, सिस्मिक वेव्स, ठीक है। दोनों ही, एस वेव भी और पी वेव भी। ओवरऑल कौन सी वेव्स हुई आपकी, सिस्मिक वेव्स। लेकिन औरों से भी हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली थी, कंप्लीट जानकारी हमें किससे मिली है, सिस्मिक वेव से। यहां तक क्लियर है। एक बार इसको देखो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एंगल 105 की डिग्री से कम ज्यादा हो सकता है। नहीं, 105 तक हमें देखने को मिली है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी यहाँ पे मेंटल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वो तो ऐसा नहीं है ना कि कम ज्यादा होगी, वो तो एक लेवल से स्टार्ट हो रही है। पता चला कैसे है। इस 105 के बेस पे हमने इसकी डेप्थ एनालाइज करी है मेंटल की, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमने यहां तक देख लिया, इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तीनों लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। मुझे बताओ कौन सी लेयर में कौन सा मिनरल पाया जाता है। पलट लो पेज। देखो आपको एक टर्म याद करनी है, सियाल, सीमा, निफ, ठीक है। कोर के लिए क्या याद करोगे, निफ, सीमा, सियाल। निफ 2 वर्ड से बना है, किससे, निकल से और आयरन से। सीमा किस किस से बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। वेरी गुड। ये किससे बना है आपका, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, ठीक है। अब आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है, सब बच्चों को याद रहता है कि है ना, कोर में क्या प्रेजेंट है, निकेल और आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी की वजह से, कोर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से होगी, आयरन की वजह से होगी ना। आयरन किसमें प्रेजेंट है, कोर में, तो इसी की वजह से होती है, कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मेंटल में सिलिकॉन मैग्नीशियम होता है, क्रस्ट में सिलिकॉन एल्यूमिनियम। आप एग्जाम में गए, आपको क्वेश्चन आया, आपको इस स्टेटमेंट के लिए तो आप कंप्लीटली श्योर थे, आपने टिक कर दिया, बट आप एग्जाम में जाके हो गए कंफ्यूज कि भाई पहले सीमा था या फिर सियाल था, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा ट्रिक क्या है, एसआई दोनों में सेम है। इसमें क्या है, ए और फिर क्या है, एम। ए पहले आता है या एम, ए। दूसरा एम से मेंटल, एम से यहां पर, ठीक है। क्लियर है। अब भूलोगे नहीं, भूलोगे ना, तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हर एक लेयर को। चलो पहली लेयर पढ़ते हैं आपकी, दैट इज क्रस्ट। पहले हम इन सबकी डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही डायग्राम है जो आपको कवर करना है। ये आपका क्या हुआ, अर्थ का सरफेस। अर्थ के सरफेस से पहली लेयर कौन सी होगी बेटा, क्रस्ट। कौन सी होगी, क्रस्ट।
अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर ये आपकी अर्थ है, आप बचपन से देखते आ रहे हो, कुछ पोर्शन क्या है, ब्लू है और कुछ क्या है आपके ग्रीन है। जो ग्रीन वाले पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लैंड। लैंड को ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। ठीक है, ब्लू वाले पोर्शन है वो क्या है आपके ओशियन। ओके, तो क्रस्ट क्या सिर्फ और सिर्फ लैंड वाले हिस्से की होगी और ओशियन में क्रस्ट नहीं होगी, होगी ना। तो क्रस्ट कितनी तरीके की होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कितने तरीके की क्रस्ट हुई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और दूसरी क्रस्ट कौन सी हुई आपकी, ओशियनिक क्रस्ट। क्लियर है, सो हमारे पास दो तरीके की क्रस्ट हुई, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट, जो दोनों क्रस्ट हैं, उनकी जो डेप्थ है वो सेम होती है, क्या उनकी थिकनेस सेम होगी, नहीं। आपको पता है क्रस्ट कॉन्टिनेंट की ऊपर की तरफ है तो उसकी डेप्थ क्या होगी, उसकी जो हाइट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और ओशियन की क्या होगी, कम होगी। अब हमें देखना है कितनी। तो क्या जो मैंने पिछली स्लाइड पे क्रस्ट को हर जगह से बराबर बनाया है, क्या मैंने सही बनाया है, नहीं बनाया। ठीक है, क्रस्ट हर जगह से बराबर नहीं होती है। चलो फिर हम मूव करते हैं कि क्रस्ट फिर हम कैसे बनाएंगे। क्रस्ट को हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब जो ये पतला वाला एरिया बनाया, ये कौन सी क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, ये वाली कौन सी क्रस्ट है आपकी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेप्थ बताओ, इसकी हो सकती है आपकी 50 से 70 किलोमीटर, ये आपको याद करनी है। ठीक है, ये कितनी हो सकती है, 1 से 3 या फिर 5 किलोमीटर तक, बस। क्लियर है। अब ये देख के तुम्हें क्या लग रहा होगा, तुमने हमेशा से पढ़ा होगा डेंसिटी किसका फंक्शन होता है, मास का। ठीक है, तो इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो तुम्हें लग रहा होगा अरे ये तो साइज में कॉन्टिनेंट वाली बड़ी है, ओशियन वाली छोटी है, तो जो जितना बड़ा साइज उतना बड़ा मास, तो फिर कॉन्टिनेंट वाले की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, ऐसा ही लग रहा है ना। बट ऐसा नहीं है, अपोजिट है। डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ओशियनिक, मोर डेंस। ठीक है, इसकी क्या है, लेस डेंस है। कितनी है ये आपकी डेंसिटी, ये आपकी 2.5 से 3 तक होती है, ये आपकी 1 से 2.5 तक डेंसिटी होती है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, डन। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके नीचे कौन सी लेयर आएगी, इसके नीचे कौन सी लेयर आएगी आपकी, मेंटल। अब हम यहां पर बनाते हैं मेंटल, थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं। ये यहां से यहां तक आपकी कौन सी होगी, देखो यहां से यहां तक आपकी कौन सी थी, क्रस्ट थी। फिर आपकी कौन सी है अभी, मेंटल। मेंटल में कितनी लेयर्स होती है, मेंटल इटसेल्फ हैव 3 लेयर्स। अब मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा इज कॉल्ड एज अपर मेंटल, बीच वाला मिडल मेंटल, नीचे वाला लोअर मेंटल। अब हमें इनकी भी डेप्थ को याद करना है। ठीक है, तो सिर्फ हम एक की डेप्थ को याद करेंगे। हम याद करेंगे अपर मेंटल की जो डेप्थ है वो कितनी है आपकी, 300 से 400 किलोमीटर। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 900 किलोमीटर आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर 2 लेयर्स है तो मैं इसके अंदर 2 ऐड कर दूंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 किलोमीटर। क्लियर है, याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास नीचे की तरफ 2 लेयर्स और हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोर। एक लेयर है मेजर कोर, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन सा है, आउटर कोर और नेक्स्ट कौन सी है आपकी, इनर कोर। ओके, ठीक है, तो आउटर कोर और इनर कोर हमारे पास 2 हुई। इनमें से जो आउटर कोर है ये कौन सी स्टेट में होती है आपकी, मोल्टन स्टेट में, यानी कि प्लाज्मा की स्टेट में, ना कंप्लीटली सॉलिड है ना कंप्लीटली लिक्विड है। क्लियर है, इसके अंदर आउटर कोर के अंदर आपको निकिल और आयरन देखने को मिलता है, इसके अंदर निकिल भी, आयरन भी और थोड़ा बहुत सिलिका भी देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इसकी डेप्थ की बात करते हैं, मैंने अभी बताया था कितनी डेप्थ है, 6400, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4300।
सो यहाँ पे आपको डेप्थ याद करनी है 4300 किलोमीटर। तो यहाँ तक आपकी डेप्थ है। यहाँ तक सबको इजी लगता है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं लगती। एक और बात मुझे बताइए, जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ेगा, दिस इज सिंबल ऑफ इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ठीक है, नीचे जाएंगे वैसे डेंसिटी क्या करेगी? बढ़ेगी, क्योंकि चीजें ऊपर वजन पड़ रहा है तो और क्या होती जाएंगी? कॉम्पैक्ट होती जाएंगी, तो डेंसिटी क्या करती जाती है? बढ़ती जाती है। क्लियर है? यहाँ पे डेंसिटी होती है 12 से 13 तक डेंसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे 11 से 9 के अप्रॉक्स डेंसिटी होती है, यहाँ 7 से 9 होती है, यहाँ 5 से 4 होती है, यहाँ पे 3 से 5 के अप्रॉक्स डेंसिटी होती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, ऊपर हमने डेंसिटी देख ली, तो हमने ये सारा कवर कर लिया। अब इसके बाद आप मुझे बताओ कि क्या ये सारी की सारी लेयर अपने आप में कंप्लीट होंगी? जरूरी नहीं है, हो सकता है इन लेयर्स के बीच में कोई ना कोई दरार हो, ठीक है, क्रैक हो। उस दरार को या क्रैक को हम क्या नाम देते हैं? डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम देते हैं? डिसकंटिन्यूटी। पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी में ये, जो हमने एक स्लाइड में करा है। ठीक है, बस उन्होंने डिटेल्स में एक एक चीज को बता रखा है, इसी तरीके से हमने एक ही डायग्राम से इसको कवर कर लिया। ओके, तो जो सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी, जो एक कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है, ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं जो कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट है, इसके अंदर एक दरार है जिसका नाम क्या है? कॉर्नरेट डिसकंटिन्यूटी। ये जो दरार है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्नरेट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ओके। अब अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में एक दरार है, दैट इज कॉल्ड एज मोहोज डिसकंटिन्यूटी। इसका नाम क्या है? मोहोज डिसकंटिन्यूटी। आपके एग्जामिनर की फेवरेट कॉर्नरेट और मोहोज डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, बार बार पूछता है इनको। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अपर मेंटल और मिडल मेंटल एक ऐसी लेयर है जिसके बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, नो डिसकंटिन्यूटी, याद रखना है, अपर मेंटल और मिडल मेंटल के बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसके बाद आपकी डिसकंटिन्यूटी किसमें आएगी? मिडल मेंटल और लोअर मेंटल के अंदर। इस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी या फिर बर्च डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? ठीक है, अब लोअर मेंटल और आउटर मेंटल, देखो हर एक लेयर के बाद डिसकंटिन्यूटी है, सिर्फ एक को छोड़ के। इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है? लेमैन्स डिसकंटिन्यूटी। अब मुझे बताओ, इनर कोर के नीचे कोई डिसकंटिन्यूटी होगी? नहीं, एंड हो रहा है अर्थ का, मिडल पॉइंट पे आ गए अपन। ठीक है, तो इसके नीचे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसका मतलब नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह डिसकंटिन्यूटी है, छोड़ के अपर मेंटल और मिडल मेंटल। अब सवाल आता है, ये गंदे गंदे नाम हमें तो नहीं याद होंगे, ठीक है, भूल जाएंगे, सीधी सी बात है, हम रोज तो रिपीट करते नहीं है, तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनर कोर और आउटर कोर के बीच में, सबसे पहले आप इस ट्रिक को देखो, लेमैन। लेमैन हरियाणा में बोलते ना, ले मैन इंसान को बोल रहे हैं, ठीक है। लेमैन घुटना बंद कर बर्गर खा, गुटनबर्ग। ठीक है, लेमैन घुटना बंद कर बर्गर खा, तो इससे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अपनी रेपुटेशन बढ़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रेप्टी। फिर वो बर्गर खा के उसने इतना कूल अपने आप को फील करा कि वो इतना ऊपर उठ गया अपनी लाइफ में, तो अपर आ गया। ठीक है, अपर के बीच में और इसके बीच में कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अब वो इतना ऊपर उठ गया अपनी लाइफ में कि उसने सारे के सारे मोहों का त्याग कर दिया, ठीक है, मोह माया छोड़ दी। तो इसके बाद कौन सी आएगी? मोह डिसकंटिन्यूटी। और ऊपर जाके कॉन्टिनेंट में कौन सी आ जाएगी? कॉर्नरेट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, वो किससे परेशान था बच्चा? पढ़ाई से परेशान था, ठीक है। तो जिसने भी उसको बर्गर खिलाया, जैसा ही बर्गर खिलाया, उससे वो इतना कूल हो गया कि वो हर मोह माया से दूर हो गया, और उसने बोला कॉर्नरेट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ओके, क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये याद रहेगी अब आपको सारी सीक्वेंस। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? डन, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये जितनी भी लेयर्स थी अर्थ की, ये किसके बेसिस पे थी? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। किसके बेसिस पे थी? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी।
इसका मतलब अगर एक केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी कौन सी होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम नेक्स्ट लेयर ऑफ अर्थ देखेंगे किसके बेस पे, लास्ट टॉपिक है आपका आज का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, लेयर्स ऑफ अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो अर्थ की लेयर होती है वो दो होती है। कौन कौन सी होती है? आपकी लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। और कौन सी होती है आपकी? एस्थेनोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर क्या है? जो फिजिकल है उसी का अनदर नाम क्या है बेटा? मैकेनिकल। क्या नाम है इसका? मैकेनिकल। तो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर क्या है? देखो, ये क्रस्ट और मेंटल का ही जोड़ तोड़ है। तो अब मुझे जल्दी से बता दो, क्रस्ट कहां से कहां तक थी? मैक्सिमम क्रस्ट की डेप्थ 70 किलोमीटर। इसके नीचे एक अपर मेंटल नाम की लेयर थी, ठीक है, और अपर मेंटल की डेप्थ कितनी थी जल्दी बताओ? 300 से 400 किलोमीटर। तो ये कंप्लीट तो क्रस्ट, और इसी क्रस्ट के साथ अपर मेंटल का अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा ले लूं, कहां तक? 100 किलोमीटर तक। कहां तक? 100 किलोमीटर तक। तो यहां से यहां तक जो होती है दैट इज योर लिथोस्फीयर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर? इट इज क्रस्ट प्लस किसका अपर पार्ट है ये? अपर मेंटल का। तो अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। यहां तक बात समझ में आई? दिस कंप्लीट थिंग इज योर लिथोस्फीयर। इसका मतलब ऊपर कंप्लीट सॉलिड और नीचे थोड़ा सा क्या लगा हुआ है? ग्रीस जैसा सा। मोल्टन थी ना स्टेट तो, ठीक है, तो ग्रीस जैसी सी आपकी अपर पार्ट लगा हुआ है। इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फीयर। अब जो नीचे वाला हिस्सा बचा दैट इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर। दैट इज एस्थेनोस्फीयर। अब जो ये लिथोस्फीयर है ये टुकड़ों में टूटा हुआ है, ठीक है, कोई टुकड़ा ओशियन का है, कोई टुकड़ा कॉन्टिनेंट का है। तो यही लिथोस्फीयर टुकड़ों में टूटा हुआ है। और जब ये लिथोस्फीयर मूव करता है, इसमें जब हलचल होती है तब भूकंप आते हैं, तब वोल्केनोज होते हैं। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो टुकड़ों में टूटे हुए दैट इज कॉल्ड एज प्लेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये प्लेट्स किसके ऊपर फ्लोट करती है, किसके ऊपर तैरती है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती है। क्लियर है? ऐसे समझ के देखो, एक बाल्टी है, ठीक है, उसके अंदर पानी भर दिया हमने, ओके। अब हमने एक पेपर था, उसको कंप्लीट कवर कर रहा था, बट हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा उस पेपर को और फिर उसके ऊपर लगा दिया। उस बाल्टी के पानी के ऊपर उसको ऐसे फिट कर दिया, कोई गैप नहीं दिख रहा है। और अगर मैंने बाल्टी के नीचे कोई मोटर फिट कर दूं मैं, और अगर वो पानी सर्कुलेट करे, तो क्या ऊपर वाले पेपर हिलेगा या नहीं हिलेगा? हिलेगा। सेम किसके साथ होता है? ये प्लेट्स वो पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे ये एस्थेनोस्फीयर क्या है? वो पानी है, जिसमें क्या होता है? कोई ना कोई मोशन होता है, और फिर उससे क्या करती हैं? ये प्लेट्स हिलती हैं, और जब ये प्लेट्स हिलती हैं तो क्या आता है? अर्थक्वेक, वोल्केनो, या फिर जो भी चीजें हम देखते हैं वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? So this is all about your first topic, that is interior of earth. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डन? ठीक है, that's it for today's class. So इस चैप्टर में जो भी हमने कवर करा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। एंड आई वेलकम यू टू विजिट इनसाइड क्लासेस सेक्टर 13 फॉर सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। यही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कवर कराएंगे, जिससे आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी और आप इजीली उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड वेलकम यू टू द इनसाइड क्लासेस।